एक ठंडी रात में एक टूटी फूटी झोपड़ी में मानो समय थम सा गया था। हवा में नमी थी और सन्नाटा छाया हुआ था जो आने वाले मुश्किल वक्त की गवाही दे रहा था। घिसू और उसका बेटा माधव एक बुझी हुई आग के पास हडल थे, जैसे दो थके हुए मुसाफिर किसी अनजान राह पर भटक गए हों। आग की लपटें मंद पड़ चुकी थीं और उनकी उम्मीदें भी शायद उसी के साथ धुंधली हो रही थीं। वे सालों की गरीबी और आलस से बने इंसानों के परछाई थे। उनके चेहरों पर निराशा की गहरी लकीरें थीं जो उनकी जिंदगी की कहानी बयां कर रही थीं। उनकी दुनिया इस बात से बंधी थी कि उनके पास क्या नहीं था। खाना, काम, इज्जत, वो बुनियादी चीजें जो हर इंसान का हक होती हैं, पर उनसे कोसों दूर थीं। वे तभी जीते थे जब भूख उन्हें काम करने पर मजबूर करती थी। भूख ही उनकी प्रेरणा थी, उनकी मजबूरी थी और शायद उनकी पहचान भी। गांव ने उन्हें लंबे समय से होपलेस मान लिया था, जैसे वे किसी पुरानी कहानी के भूले हुए किरदार हों। उन्हें अपनी चुनी हुई इनर्शिया में बहने देने में खुश थे, मानो गांव ने भी उनसे अपनी उम्मीदें छोड़ दी थीं और वे अपनी किस्मत के हाथों में खेल रहे थे। अंदर माधव की पत्नी बुधिया बच्चे को जन्म देते हुए दर्द में थी। उसकी चीखें उस ठंडी रात में और भी दर्दनाक लग रही थीं। उसकी चीखों को अनदेखा कर दिया गया क्योंकि पुरुष चोरी के आलू भूनने पर ध्यान दे रहे थे। उनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं, या शायद कभी थीं ही नहीं। घिसू ने माधव को नर्ज किया, जाओ उसे देखो। उसकी आवाज में बेरुखी थी, जैसे वह किसी अनजान दुनिया की बात कर रहा हो। माधव ने कंधे उचकाए। अपनी पत्नी के दर्द से ज्यादा खाने की चिंता थी। शायद भूख ने उसे इतना बेबस कर दिया था कि वह किसी और के दर्द को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। आग क्रैकल कर रही थी, आलू सिजल कर रहे थे और उस झोपड़ी में जिंदगी और मौत के बीच एक अजीब सा खेल चल रहा था। और बुधिया की आहें खामोशी में बदल गईं। एक सन्नाटा छा गया जो उस दर्द और निराशा की गवाही दे रहा था जो उस झोपड़ी में समाई हुई थी। उनकी भूख किसी भी सेंस ऑफ ड्यूटी से ज्यादा थी, क्योंकि ठंड में जीवन और मृत्यु धुंधले हो गए थे। गरीबी की इस ठंडी आगोश में इंसानियत भी दम तोड़ रही थी। बुधिया की आखिरी चीख के बाद जैसे सब कुछ थम गया हो, सन्नाटा छा गया। एक गहरा डरावना सन्नाटा जो उस झोपड़ी में और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। घिसू और माधव ने खाया, अनमूव्ड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं, बस खाना खत्म करने की जल्दी थी। उनकी भूख शांत हो गई, जबकि कुछ ही फीट दूर त्रासदी हो रही थी। एक जीवन समाप्त हो गया था और वे ऐसे खा रहे थे जैसे यह हर दिन की बात हो। वह चली गई, माधव ने सपाट रूप से कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे वह किसी जानवर के बारे में बात कर रहा हो, किसी इंसान के बारे में नहीं। घिसू ने सिर हिलाया, बस इतना बुदबुदाया। उसने दुख उठाया, जैसे दुख ही उसकी नियति थी और अब वह आजाद हो गई थी। उन्होंने अंदर की वास्तविकता का सामना करने में देर की। उस भयावह दृश्य से आंखें मिलाने से डर रहे थे। आग की गर्मी से चिपके रहे, जैसे वो आग उन्हें उस ठंडी सच्चाई से बचा सकती थी। जैसे ही सुबह हुई, रात का अंधेरा छंटने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि गांव जल्द ही जवाब मांगेगा। सवाल उठेंगे, उंगलियां उठेंगी और उन्हें कुछ जवाब देने होंगे। हमें एक कफन चाहिए, घिसू ने कहा। उसकी आवाज में एक नई गंभीरता थी। अंतिम संस्कार के पैसे मांगने का हिसाब लगाते हुए वह जानता था कि इसके लिए उन्हें भीख मांगनी होगी, शायद झूठ भी बोलना होगा। उन्होंने ग्रामीणों के लिए दुख का नाटक किया, अपनी आंखों में झूठे आंसू लाने की कोशिश की, जिन्होंने उनके स्वभाव को जानते हुए भी राइट्स के लिए सिक्के दिए, शायद दया से या शायद सिर्फ इसलिए कि यह सही काम था। सुबह तक उनके पास उतने पैसे थे जितने उन्होंने सालों में नहीं देखे थे। यह एक त्रासदी से मिला हुआ धन था, लेकिन धन तो धन होता है। मृत्यु का रिचुअल उनका नवीनतम अवसर बन गया, एक ऐसा अवसर जिसे वे बर्बाद नहीं करने वाले थे। घिसू और माधव बाजार गए, हाथ में सिक्के थे। बुधिया का कफन खरीदने का काम था। हलचल भरा बाजार उनकी ठंडी झोपड़ी से बिल्कुल अलग दुनिया थी। वे रुके, हर कपड़े को बहुत महंगा या बहुत पतला बताकर खारिज कर दिया, इनएविटेबल को टालते रहे। एक शराब की दुकान से गुजरते हुए टेम्पटेशन ने ड्यूटी को हरा दिया। ताकत के लिए एक ड्रिंक, घिसू ने सुझाव दिया। माधव मान गया। वे अंदर गए, जिम्मेदारी को दरवाजे पर छोड़कर, और ड्रिंक और खाना ऑन ऑर्डर किया। कफन के लिए रखा पैसा इंस्टेड एक फीस्ट बन गया। ऑब्लिगेशन फीकी पड़ गई, उसकी जगह इंडल्जेंस ने ले ली। हर ड्रिंक के साथ गिल्ट घुल गया, जैसे मानो वो अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर रहे हों। हर घूंट के साथ बुधिया की मौत का गम थोड़ा कम होता गया। घिसू ने खाना और ड्रिंक साझा किया, जैसे वो कोई बहुत बड़ा मेजबान हो। उसने अपनी गरीबी और दुख को भुला दिया था। अंतिम संस्कार के पैसे से उदार मेजबान की भूमिका निभा रहा था। वो उस पैसे को ऐसे उड़ा रहा था जैसे वो कभी उसका था ही नहीं।
ये फीस्ट उसकी आत्मा के लिए है, घिसू ने कहा, अपनी अंतरात्मा को शांत करने की कोशिश करते हुए, अपने कार्यों को नशे की लॉजिक से सही ठहराते हुए। हर तर्क, हर बहाना बस एक ही बात कहता था, उन्हें अपनी जिम्मेदारी से भागना था। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि उनका प्लेजर बुधिया के लिए उनका प्यार दिखाने का एक तरीका था। बुधिया का सम्मान एक कफन से कहीं ज्यादा कर सकता है। उनके इस तर्क में कहीं ना कहीं एक गहरी निराशा छिपी थी। टैवर्न की भीड़ देख रही थी उनकी इस अजीब हरकत को, कुछ अम्यूज्ड, कुछ इंडिफरेंट। हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी। जैसे जैसे पैसे कम होते गए, उनकी खुशी भी कम होती गई। वास्तविकता वापस आ गई, एक कड़वी सच्चाई की तरह। कोई कफन नहीं, कोई लकड़ी नहीं अंतिम संस्कार के लिए, केवल खाली जेबें और घर पर इंतजार करती एक लाश। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। हंसी फीकी पड़ गई, जैसे कोई सितारा डूब रहा हो। उसकी जगह खामोशी और पछतावे ने ले ली। अब उनके पास सिर्फ अफसोस था। टैवर्न, जो कभी एक स्वर्ग था, एक सुरक्षित जगह थी, अब उनकी अपनी बनाई हुई जेल जैसा लग रहा था, जहां से भागना मुश्किल था। उनका सौदा हो गया था और कीमत साफ थी, एक ऐसा सौदा जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। आखिरी ड्रिंक डाली गई, पैसे चले गए थे। हम कहेंगे कि पैसे चोरी हो गए थे, घिसू बुदबुदाया, पुराने झूठ पर लौटते हुए। फिर भी एक रेर उदासी सामने आई। घिसू को बुधिया का दुख याद आया, एक आंसू निकल गया। उसे अगले जीवन में एक नया कफन मिलेगा, उसने कहा, खोखली श्रद्धांजलि में अपना ग्लास उठाते हुए। माधव भी शामिल हो गया। दोनों पुरुषों ने उस महिला को टोस्ट किया जिसे उन्होंने फेल किया था। वे रात में लड़खड़ाते हुए निकले, गाते और नाचते हुए, दुख और नशे में खोए हुए। चांदनी में वे गिर पड़े, अपनी पसंद से अनडन दो आत्माएं।